अस्सलाम वालेकुम। कैफ 8 ऑडिट एंड इंश्योरेंस। आज इंशाल्लाह हम लोगों का लेक्चर नंबर 30 होगा। चैप्टर 4 हम डिस्कस कर रहे हैं। सैम्पलिंग के ऊपर बात हो रही थी, ऑडिट सैम्पलिंग किस तरह करनी है। कल कुछ चीज़ें हमने उसकी बुनियाद जो है उसको स्टडी किया है। आज थोड़ा सा आगे उसको लेकर चलते हैं। जी आज हमने बेसिकली बात पहले तो करनी है कि सैम्पल का डिज़ाइन क्या होगा। डिज़ाइन से मुराद है कि किस तरह का सैम्पल आपको चाहिए, क्वालिटेटिव है क्वांटिटेटिव है उसको देखा जाएगा। साइज़ की बात की जाए तो भाई वो कितना सैंपल होगा, 8 आइटम है, 10 आइटम है, 12 आइटम है, ये किस चीज़ पर ये चीज़ें डिपेंड कर रही हैं, इनको हमने देखना है। और सिलेक्शन किस तरह से की जाएगी सैंपल की, ठीक है, इनको देखना है। वो यहाँ पे आपको एक बेसिकली प्रिंसिपल दे रहा है। प्रिंसिपल ये दे रहा है कि भाई आपने किस तरह इसको सिलेक्ट करना है। तो आइजा 530 आपसे चाहता है व्हेन डिजाइनिंग अ सैंपल द ऑडिटर इज रिक्वायर्ड बाय आइजा 530 टू कंसीडर द पर्पस ऑफ द ऑडिट प्रोसीजर एंड द पॉपुलेशन फ्रॉम विच द सैंपल विल बी ड्रॉन। वो कहता है पहले नंबर पे तो पर्पस क्या है भाई, क्या प्रोसीजर क्या परफॉर्म करना है, चाहते क्या है प्रोसीजर से। फॉर एग्जाम्पल एक्सटर्नल कंफर्मेशन है, वहाँ पे आपको प्रोसीजर है कि मैंने एग्जिस्टेंस को या वैल्यूएशन है उसको मैंने वेरीफाई करना है। पर्पस आपका क्या है, पॉपुलेशन कितनी है, कितने की ज़्यादा आइटम्स है। कई बार फॉर एग्जाम्पल एक ही अगर आइटम है, एक ही रिसीवेबल की पार्टी है, तो भाई उसमें क्या सैम्पलिंग करने की ज़रूरत है, एक को भेज दो। बात आ रही है समझ। पॉपुलेशन को कंसिडर करना बड़ा ज़रूरी है। 50 अगर आइटम्स है फिर अब देखा जाएगा उसमें से कितना करना है। अगर 1000 आइटम्स है फिर देखा जाएगा। तो इसका मतलब है कि पॉपुलेशन को कंसिडर करो। वो ये नहीं कह रहा कि अगर 50 हो तो इसमें से इतने उठाओ, 100 हो तो इसमें से इतने उठाओ। वो कहता है अब आपने अपनी प्रोफेशनल जजमेंट वगैरह यूज़ करनी है और आगे मेथड्स भी पढ़ेंगे, लेकिन कंसिडर करना है इस चीज़ को, ठीक है। देन वो कह रहा है कि भाई डिटर्मिन अ सैंपल साइज सफिशिएंट टू रिड्यूस सैम्पलिंग रिस्क टू एन एक्सेप्टेबली लो लेवल। हमने कल पढ़ा था कि भाई सैम्पलिंग रिस्क जो है वो होता है, सैम्पलिंग रिस्क से मुराद क्या है कि यार अगर मैं 100% चीज़ें चेक कर लेता तो हो सकता है कि मैं कोई गलती ना करता, मैं किसी और नतीजे के ऊपर पहुंच जाता। या ठीक है, मैंने सैंपल पे की बेस पे काम किया तो मैं किसी और रिजल्ट पे पहुंच चुका हूँ, ये मेरा सैम्पलिंग रिस्क है। रिस्क तो मौजूद रहेगा जाहिर है जब भी आप सैम्पलिंग करेंगे। वो कह रहा है कि आपने अपना साइज़, जो सैंपल साइज़ है, कितनी चीज़ें आपने उठानी है, कितनी ट्रांजैक्शंस को, कितने कंट्रोल्स को वेरीफाई करना है, वो जब आप सिलेक्ट करेंगे तो इस तरह से आपने उसको सिलेक्ट करना है कि आपका सैम्पलिंग रिस्क जो है रिड्यूस हो जाए, एक्सेप्टेबल लेवल तक आ जाए। 100% वो हो ही नहीं सकता रिड्यूस। क्यों? क्योंकि आपने जब करनी ही सैम्पलिंग है तो कुछ ना कुछ तो आइटम्स रह जाएंगी देखने वाली। तो फिर इसका मतलब है कि रिस्क तो मौजूद रहेगा, हाँ एक्सेप्टेबली लो लेवल पे ले आए। एंड देन वो कह रहा है कि सिलेक्ट आइटम्स फॉर द सैंपल इन सच अ वे दैट ईच सैम्पलिंग यूनिट्स इन द पॉपुलेशन हैज़ इक्वल चांस ऑफ सिलेक्शन। ये तो हमने कल भी पढ़ा। तो बेसिकली उसने 3 बातें आपको कही है कि भाई सैंपल साइज डिज़ाइन करने में या सिलेक्ट करने में आपने जो चीज़ें सोचनी है, सबसे पहले तो ये सोचें कि भाईजान ये जो है मेरा ऑडिट प्रोसीजर का पर्पस क्या है, मैं करना क्या चाह रहा हूँ, पॉपुलेशन मेरी कितनी की बड़ी है। फिर आप ये देखें कि आपने सैंपल साइज जो सिलेक्ट करना है वो इस एंगल से करना है कि आपका सैम्पलिंग रिस्क कम से कम हो जाए। बात आ रही है समझ। और पॉपुलेशन के अंदर जो सैम्पलिंग यूनिट्स हैं, इसके ऊपर कल हमने मतलब लास्ट लेक्चर में बहुत डिटेल में बात की है कि सैम्पलिंग यूनिट्स क्या होते हैं। कहते हैं कि इस तरह से करना है कि हर सैम्पलिंग यूनिट के पास सिलेक्ट होने का चांस तो हो ना भाई। सिलेक्ट तो ऑब्वियसली सारों ने नहीं होना, सैंपल ने होना है, लेकिन हर किसी के पास इक्वल चांस ऑफ सिलेक्शन होना चाहिए, वरना फिर सैम्पलिंग सही नहीं होती। ठीक है जी। द ऑडिटर विल देयरफॉर हैव टू मेक अ नंबर ऑफ की डिसीजन। इसलिए आपने अब 3 चीज़ें तो रिक्वायर्ड है ना कि आपसे स्टैंडर्ड चाहता है कि आप इस अप्रोच के साथ जाएं। अब वो कहता है आपने कुछ आपको फैसले करने होंगे, जैसे कि सैम्पलिंग अप्रोच कौन सी यूज़ करनी है, आपको सोचना होगा, फैसला करना होगा। स्टैटिस्टिकल अप्रोच के ऊपर जाना है या नॉन स्टैटिस्टिकल के ऊपर, लास्ट लेक्चर में देख लिया इसको। फिर वो कहता है द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पॉपुलेशन फ्रॉम विच द सैंपल इज टू बी ड्रॉन। जिस पॉपुलेशन में से सैंपल ड्रॉन होना उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे, उसकी बेस पर फिर हम म्यूचुअल कैरेक्टरिस्टिक्स वाले को अलग अलग करते जाएंगे, स्ट्रेटम बनाते जाएंगे, स्ट्रेटिफिकेशन कर लेंगे। ठीक है ना, तो बड़ा ज़रूरी है उसको भी समझना। सैंपल सिलेक्शन मेथड, अभी आज सैंपल सिलेक्शन मेथड पढ़ लेंगे। रैंडम सिलेक्शन मेथड होता है, ये सिस्टमैटिक है, हैफेजर्ड वगैरह। तो ये इनमें से कौन सा आप चूज़ करना चाह रहे हैं, इसको ज़रा देखें। व्हाट कॉन्स्टिट्यूट अ मिस स्टेटमेंट और डेविएशन। मिस स्टेटमेंट और डेविएशन से क्या मुराद ले रहे हैं आप, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि भाई क्या मतलब है आपका, क्या आपको अंडरस्टैंडिंग है डेविएशन, कंट्रोल्स की डेविएशन होती है, कब कंट्रोल की डेविएशन कंसिडर की जाएगी, मिस स्टेटमेंट कब मिस स्टेटमेंट कंसिडर की जाएगी, इसको आप पहले से अपना ज़हन बना लें। द टॉलरेबल मिस स्टेटमेंट और रेट ऑफ डेविएशन। टॉलरेबल मिस स्टेटमेंट का रेट क्या है या मिस स्टेटमेंट की अमाउंट क्या है कि जिस हद तक आप टॉलरेट कर दोगे।
इसको भी कंसिडर करना चाहिए ना सैंपल के अंदर। फॉर एग्जांपल अगर आपने सोचा हो यार 1 लाख तक की अगर मिसस्टेटमेंट है मैं इग्नोर करूंगा, तो भाई फिर 1 लाख से नीचे वाली देखने की जरूरत ही नहीं है। जब आप मिसस्टेटमेंट निकल भी आई तो आपने इग्नोर ही करना है, तो टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हो उसके ऊपर। इस तरह अगर आपने कहा जी कि टॉलरेबल रेट ऑफ डेविएशन है मेरा, कि कंट्रोल्स अगर इतने के वीक हुए इतने परसेंट, ठीक है, तो मैं उसको इग्नोर करूंगा। तो वो कहते हैं कि इस हद तक फिर अगर आपने रखी हुई है एक लाइन, तो उससे नीचे देखने की ज़रूरत नहीं है आपको, आप इससे ऊपर ही देखें। जाहिर है एक चीज़ मैटर ही नहीं कर रही, तो उसको फिर क्यों एफर्ट उसके ऊपर लगानी। फिर वो कहते हैं एक्सपेक्टेड मिसस्टेटमेंट रेट, मिसस्टेटमेंट और रेट ऑफ डेविएशन। एक है टॉलरेबल, टॉलरेबल से मुराद क्या, इतनी होगी तो छोड़ दूंगा। एक है एक्सपेक्टेड, एक्सपेक्ट कितनी कर रहे हैं मिसस्टेटमेंट, हो सकता है एक्सपेक्ट बहुत ज़्यादा कर रहे हो। रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट हमने आइजा 315 और अपना ऑडिट रिस्क का जो स्टैंडर्ड है आइजा 330 के मुताबिक ऑडिट रिस्क निकाला, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट देखा आइजा 315 में, उसके अकॉर्डिंगली भाई रिस्क बहुत ज़्यादा हो सकता है। तो एक्सपेक्टेड तो बहुत है कि यार इधर तो तबाही होगी, लेकिन एक टॉलरेबल एक और चीज़ है। टॉलरेबल से मुराद है कि भाई इतना तक छोड़ दूंगा, इससे ऊपर नहीं छोड़ूंगा। एक्सपेक्टेड से मुराद है कि भाई मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक मुझे लग रहा है इतने के मसाइल निकलेंगे। तो सारी चीज़ों को आपने माइंड में रखना है, माइंड में नहीं सिर्फ रखना। समथिंग अनडॉक्यूमेंटेड इज समथिंग अनडन। आपका जो रिव्यूअर आएगा ऑडिट का रिव्यू करने में, सबसे पहले कहेगा भाईजान ये काम सारे किए थे आपने, आपने कहना जी किए थे, इधर किए थे, वो कहेगा इधर कुछ नहीं होता, लिखा कहाँ पे हुआ है। तो आपने फाइल के अंदर लिखना है कि आपने इन चीज़ों को किस हद तक कंसिडर किया। बात आई समझ। अब वो आपको कह रहा है अप्रोच आपने कौन सी यूज़ करनी है, स्टैटिस्टिकल करनी है या नॉन स्टैटिस्टिकल करनी है। तो आपको कुछ उसके बेनिफिट्स वगैरह बताने लगा है, आपने फैसला खुद करना है। दोनों में से कोई भी कर सकते हो, दोनों इकट्ठी भी कर सकते हो इवन। तो देख लेते हैं। वो कह रहे थे द बेनिफिट्स ऑफ स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग क्या है जी। पहला नंबर, स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग प्रोवाइड्स एन ऑब्जेक्टिव मैथमेटिकल प्रिसाइज बेसिस फॉर द सैम्पलिंग प्रोसेस। अच्छा, ऑब्जेक्टिव वर्ड का मतलब क्या होता है, इंडिपेंडेंट। देखो जब फॉर्मूले के मुताबिक चीज़ निकाली जाएगी उसके अंदर कोई बायसनेस नहीं होगी। ऐसे है ना, उसके अंदर मेरी पसंद नापसंद नहीं है, मैं वरना अदरवाइज अगर आप नॉन स्टैटिस्टिकल चलते हो ना जजमेंट की बेस पे, तो जजमेंट में पसंद नापसंद या बायसनेस किसी भी तरह की आ सकती है। मिसाल के तौर पे मैं आमतौर पे कहता हूँ 36वां नंबर देखो, 36वीं ट्रांजेक्शन, मेरी नेचर है कि मैं 36वां नंबर की देखता हूँ ट्रांजेक्शन, लेट से। अब क्या करें भाई, ये तो मेरी बायसनेस आ गई है। या मैंने कहा यार वीकेंड वाली देख लो, या मैंने एक ना कहा कि हाई लेवल अमाउंट वाइज देखो। अच्छा, अमाउंट भी मेरा एक ज़ेन है, वो हमेशा उसी तरह की अमाउंट बोलता है, तो बाइसनेस आ गई ना उसके अंदर। ठीक है, प्रोफेशनल जजमेंट वाले के अंदर बाइसनेस आ सकती है, जजमेंटल के अंदर। स्टैटिस्टिकल क्योंकि वो स्टैट्स की बेस पे चलना है, उसने फॉर्मूलाज की बेस पे चलना है, तो वो उसके अंदर ये वाली चीज़ें नहीं होती। और ये बड़ा मैथमेटिकली प्रिसाइज बेसिस होती हैं जी इसकी। प्रिसाइज बेसिस से मुराद क्या है कि एक तो कैलकुलेट करके फॉर्मूला निकल के बिल्कुल एक फिगर की सूरत में आपके सामने आ जाएगी चीज़। अच्छा, देन क्या है, द रिक्वायर्ड सैंपल साइज कैन बी कैलकुलेटेड प्रिसाइजली। हाँ, आप जो सैंपल साइज है उसको बड़ा प्रिसाइजली, बड़ा एक ब्रीफली या एक, और इसके साथ साथ मैथमेटिकली एक्यूरेट उसको आप कैलकुलेट कर सकते हो। देखो प्रोफेशनल जजमेंट जो है ना नॉन स्टैटिस्टिकल है, इसमें हो सकता है कि आप कहें यार 15 आइटम्स कर लो, 12 कर लो, 18 कर लो, बेसिस कोई नहीं है पीछे। बेसिस क्या है, प्रोफेशनल जजमेंट है, मेरा ख्याल है इतने कर लेनी चाहिए। स्टैट्स जो है वो तो आपको पीछे फॉर्मूलाज की बेस से प्रोबेबिलिटी वगैरह लगा के रिस्क कितना है किस आइटम के अंदर, जिसमें ज़्यादा रिस्क है उधर से ज़्यादा ट्रांजेक्शन वो कहेगा निकालो, पूरा आपको एक फिगर्स निकाल के देगा। शायद हमने लास्ट लेक्चर में बात की थी कि जो सैम्पलिंग वगैरह है ना अच्छे तरीके से जो होती है वो तो सॉफ्टवेयर्स में ही होती है। मैनुअल जो आपने खुद करनी होती है वो इतने जाहिर है उसमें ह्यूमन जो है उसकी बाइसनेस तो आएगी चीज़ों की, उसका एक्सपीरियंस आएगा, उसका कॉम्पिटेंस वगैरह भी रिलेट करेगी सारी चीज़ें उसमें। ठीक है, अच्छा, देन वो कह रहा है देयर मे बी सर्कमस्टांसेस वेयर स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग इज द ओनली मीन्स ऑफ ऑडिटिंग एफिशिएंटली। हाँ, कहते हो सकता है किसी किसी जगह पे सिर्फ स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग ही हेल्प कर सके। फॉर एग्जांपल सेल्स को करना है, सेल्स रिटेल की सेल्स है, किसी कंपनी में चलेंगे कोका कोला पेप्सी वगैरह, रिटेल की सेल्स हैं, या किसी सुपर स्टोर का ऑडिट करने चलेंगे, भाई वो डेली की 10-10 हज़ार की सेल्स हैं, उनकी ट्रांजेक्शन है, अब साल की पता नहीं कितने लाखों ट्रांजेक्शन हो जानी है। अब क्या करें, क्या एक एक आप उसको जजमेंटल सैम्पलिंग लगाओगे तो आपका दिल नहीं मानेगा। आप कहोगे यार फॉर एग्जाम्पल 5 लाख ट्रांजेक्शन भी है साल की, मैं 1% भी देखूं, 1%, ओनली 1%, तो वो भी कितना बन रहा है आपका 5 लाख ट्रांजेक्शन का 1% आपका 5000 ट्रांजेक्शन बन रही हैं। तो अब 1% से कम क्या हो सकता है आप अगर देखें तो। लेकिन
अगर मैं ये नॉन स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग से उठा रहा हूँ, उसके अंदर मेरी बायसनेस है, हो सकता है मैं किसी एक ही महीने की सारी उठा बैठूँ, हो सकता है कि किसी एक ही टाइप की सारी उठा बैठूँ, ठीक है। इसलिए वो कहते हैं कि जहाँ पे लार्ज पॉपुलेशन हो, आमतौर पे वहाँ पे स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग यूज़ की जाती है, ताकि यार कोई तो बेसिस हो ना, कोई बुनियाद तो हो ना मेरे सैम्पल साइज़ की, तो आप फिर स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग का सहारा लेते हैं। वो फिर वही कंट्रोल्स वगैरह देखता है, रिस्क असेसमेंट, वहाँ पे हम सारा कुछ ज़ाहिर है एंटर ही करेंगे कि यार इतनी कंट्रोल असेसमेंट है इस हेड की मेरी, इसकी इतनी मेरी रिस्क असेसमेंट है, इनहेरेंट रिस्क इसमें इतना है, मेरा ऑडिट रिस्क इतना है, ठीक है। पॉपुलेशन उसे पता है, तो वो ना उसकी बेस पर फिर आपको सैम्पल साइज बना के देगा। वो चाहे 1% से भी थोड़ा बना दे, लेकिन आपको पता होगा यार इसके पीछे कुछ सॉलिड रीजनिंग है जो उसने निकाल के दिया उसमें से। बात आई समझ? अच्छा, अब इसके नुकसानात क्या है स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग के? नुकसानात ये है कि अ डिग्री ऑफ ट्रेनिंग एंड टेक्निकल एक्सपर्टीज इज रिक्वायर्ड इफ ऑडिटर आर टू यूज स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग टेक्निक्स इफेक्टिवली। हाँ, अगर आप चाहते हो स्टैटिस्टिक्स को अच्छे तरीके से इस्तेमाल करें तो भाई प्रॉपर ट्रेनिंग भी ज़रूरी है ना। वो स्टैट्स हर किसी को तो नहीं आती, ऑडिटर को भी, ठीक है, पढ़ी होती है हमने किसी लेवल पे, पीआरसी पे आप लोगों ने पढ़ी है, क्यूएम के अंदर, लेकिन फिर सैम्पलिंग के अंदर उसका यूज़ कितना है। फिर सैम्पलिंग से भी बढ़कर ये बात है कि ऑडिट सैम्पलिंग के अंदर कितना यूज़ है। ऑडिट के हवाले से आपने उसको रिस्क असेसमेंट कैसे डालनी है, कंट्रोल्स किस तरह डालने, थोड़ा इसका मतलब हेक्टिक काम है, ट्रेनिंग वाला काम है, एक्सपर्टीज़ वाला काम है, तो हर बंदे के पास तो नहीं होगी। अब अगर आप कहें कि ट्रेनिंग दें तो फिर पैसे भी लगते हैं उस चीज़ के। Then this requires an investment in the necessary training for audit staff, obviously. Then sample sizes may be larger than under a judgmental approach, thus increasing the timing involved in the audit. हाँ, अब जैसे हमने कहा था कि 50 लाख ट्रांजेक्शन में से 1% प्रोफेशनल जजमेंट कह रही 5000 कर लो, हम इधर गए, हो सकता है कि ये 1% से भी ऊपर कह दे, अब वो क्या करें, ठीक है। तो प्रोफेशनल में तो ये था ना, नॉन स्टैटिस्टिकल में तो ये था कि भाई जो दिल कर रहा है उस हिसाब से आप कर लो, लेकिन इधर अगर आपने इसको मिनोन मानना है एज इट इज़, तो फिर भाई उसको मानना पड़ेगा। हो सकता है वो बड़ा सैम्पल साइज भी आपको दे दें। Then is some auditors take the view that it is preferable to rely on the skill, experience and judgment. Obviously ऑडिटर साहब कहते हैं कि खर्चा ना करना पड़ेगा क्योंकि क्लाइंट नहीं देता, और ऑडिटर कहता है यार अपनी स्किल्स पे काम करते हैं ना, अपने एक्सपर्टीज़ की बेस पे सैंपल उठाएं, मेरा ऑडिट है, मैं फैसला करूँगा, सॉफ्टवेयर क्यों करे, ठीक है। चलें जी। अब मतलब ये जो उसने कुछ पहले पॉइंट्स कहे थे ना कि हमें ये की डिसीजंस लेने चाहिए, अब वो उसमें वो कुछ थोड़ी थोड़ी बातें बता रहे हैं। जैसे उसने पहले स्टैटिस्टिकल नॉन स्टैटिस्टिकल बता दिया, वो कह रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन से क्या मुराद था मेरा, जो मैंने पहले कहा है। वो कह रहा है कि नहीं, पॉपुलेशन आइजा 530 के अंदर क्या है, एंटायर सेट ऑफ डाटा फ्रॉम विच अ सैम्पल इज टू बी ड्रॉन और सिलेक्टेड एंड अबाउट विच द ऑडिटर विशेस टू ड्रॉ कंक्लूजन। पॉपुलेशन हमने कल पढ़ी थी, वो सारे का सारा डाटा जिसके ऊपर हमने ओपिनियन देना है, लेकिन हम सारे के सारे डाटे को वेरीफाई नहीं कर सकते, हमें करना पड़ता है उसमें से सैंपल निकाल के। तो वो जो सारा डाटा है उसको क्या कहते हैं, पॉपुलेशन कहते हैं। द पॉपुलेशन फ्रॉम विच अ सैंपल इज टू बी ड्रॉन शुड बी अप्रोप्रिएट फॉर द ऑडिट ऑब्जेक्टिव टू बी अचीव एंड द पॉपुलेशन शुड बी कंप्लीट। भाई एक तो कंप्लीटनेस वगैरह उसके अंदर जाहिर है डाटा होनी चाहिए, ये ना हो सारा कुछ करके बैठ जाए, पता लगे फलां लेजर तो इसमें था ही नहीं, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। देन फॉर एग्जाम्पल इफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑडिट टेस्टिंग इज़ टू कंफर्म द एक्यूरेसी ऑफ ट्रेड रिसीवेबल, अगर हमारा मकसद ये है कि हम ट्रेड रिसीवेबल्स की एक्यूरेसी को देखें, द पॉपुलेशन शुड इंक्लूड ऑल ट्रेड रिसीवेबल्स, सारे के सारे मौजूद होने चाहिए, फिर ही तो पूरी की पूरी वो पॉपुलेशन बनेगी, फिर उसमें से कुछ सैंपल निकलेगा, ठीक है। ऑल्टरनेटिवली द ऑडिट ऑब्जेक्टिव माइट बी मोर लिमिटेड इन स्कोप परहैप्स टू कंफर्म द एडुकेसी ऑफ दोज रिसीवेबल बैलेंसेज इन एक्सेस ऑफ 500,000। द पॉपुलेशन शुड देन कंसिस्ट ऑफ ऑल रिसीवेबल बैलेंसेज ओवर 500,000। वो कहता है एक तो यह ना कि सारे रिसीवेबल्स के ऊपर हमने पॉपुलेशन के ऊपर एविडेंस लेना, और एक ये भी हो सकता है यार 5 लाख से ऊपर वालों के ऊपर लो, क्योंकि हमने ज़हन बना लिया कि 5 लाख इज़ दी टॉलरेबल रेट ऑफ मिसस्टेटमेंट। टॉलरेबल मिसस्टेटमेंट रेट वर्ड यूज होता है डेविएशन में। हमने अगर ये सोचा हुआ है 5 लाख तक मसला निकल भी आया तो खैर है, कौन सा इतना सा मसला है, तो एग्रीगेट करके भी इतना नहीं बन जाना कि ये मटीरियलिटी को क्रॉस करे। हमने एक वो टॉलरेबल मिसस्टेटमेंट रखी हुई है, और इस तरह टॉलरेबल रेट ऑफ डेविएशन भी है। अच्छा, वो कह रहा है कि अगर तो आपने ये रख लिया है कि टॉलरेबल मिसस्टेटमेंट 5 लाख की है और 5 लाख तक तो निकल भी आया मसला, तो खैर है, तो भाई 5 लाख वाली को देखना क्यों है, फिर उसको एक्सक्लूड करो, बाकी की पॉपुलेशन में से सैंपल ले लो। आगे बात समझ, इसलिए कैरेक्टरिस्टिक्स पॉपुलेशन की समझना बड़ा ज़रूरी है। नेक्स्ट, जैसे उसने पीछे कहा था कि भाई सैंपल सिलेक्शन मेथड के ऊपर आ जाएं, तो भाई आ रहे हैं सैंपल सिलेक्शन मेथड के ऊपर। सैंपल सिलेक्शन के भाईजान 4 मेथड्स हैं बेसिकली, आपको जो आइजा 530 बताता है, लेकिन वो कहते हैं सैंपल सिलेक्ट करते हुए आपने ये ज़रूर ख्याल रखना है
कि हर सैम्पलिंग यूनिट को इक्वल चांस ऑफ सिलेक्शन मिले, इक्वल चांस ऑफ सिलेक्शन मिले, चाहे आप स्टैटिस्टिकल अप्रोच को फॉलो करें, वो तो अप्रोचेज है ना, चाहे आप नॉन स्टैटिस्टिकल अप्रोच को फॉलो करें, लेकिन ये ख्याल रखना है कि ये चार मेथड्स में से कोई भी यूज़ कर लें, चारों चाहे मिक्स करके कर लें, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ दैट ईच सैम्पलिंग यूनिट मस्ट हैव एन इक्वल चांस ऑफ सिलेक्शन। ओके, ये बुनियाद, ये प्रिंसिपल है, उसूल है। अब वो कह रहे कुछ मेथड्स बता देता हूँ। देखिए वो थे अप्रोचेस, पहले उनको मिक्स नहीं करना इधर। वो अप्रोच थी सैम्पलिंग की, सैम्पलिंग इन दिस आपकी अंडरस्टैंडिंग ऑफ पॉपुलेशन भी आ जाती है, आपका सैम्पल साइज भी आता है, सैम्पल डिज़ाइन भी आता है, सारा कुछ आ जाता है। वो थी स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग और नॉन स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग। यहाँ पर बात हो रही है सिर्फ सैम्पल सेलेक्ट करना, कितने सैम्पल को उठाया जाए उसकी बात हो रही है। तो कितने कौन कौन से तरीके हैं? तो भाई चार तरीके हैं। पहले नंबर पर रैंडम सैम्पलिंग, कोई भी दिल कर रहा है उठाओ ट्रांजेक्शन, चलो यार वो वाली उठा लो, चलो वो अमाउंट वाली उठाओ ट्रांजेक्शन, वो वाली उठाओ, ये सैम्पल रैंडम सैम्पलिंग आपकी आ गई। ऑल आइटम्स इन दी पॉपुलेशन हैव एन इक्वल चांस ऑफ सिलेक्शन, सबका इक्वल चांस है, कुछ भी उठ सकता है, ठीक है। This is typically achieved by the use of random numbers to select items for testing। random numbers आमतौर पे यूज़ कर लिए थे। random number से मुराद क्या है? यार चलो ऐसे करो, 22वीं ट्रांजेक्शन उठाओ, चलो 27वीं उठाओ, 50वीं उठा लो, चलो 92वें नंबर ट्रांजेक्शन उठाओ। बात आ रही समझ? तो इस तरह करके रैंडम सैम्पलिंग। अच्छा, ये अब स्टैटिस्टिकली भी हो सकता है, नॉन स्टैटिस्टिकली भी हो सकता है। आमतौर पे तो आपको लग रहा हो ना नॉन स्टैटिस्टिकली ही होना चाहिए ये रैंडम, लेकिन ये स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से भी, अगर आपने डिफरेंट आपको बताया कि मॉडल्स हैं, पूरे सॉफ्टवेयर्स मौजूद हैं, वो भी आपको नंबर्स निकाल के दे देता है, यार फलां 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 ये नंबर निकाल लो, ये रैंडम बेसिस पे उसने नंबर आपको बताएं, वो भी आप देख सकते हैं। दैन सिस्टमैटिक सैम्पलिंग, सिस्टमैटिक यानी प्रॉपर एक ऑर्गेनाइज्ड वे के साथ, एक स्टैंडर्ड वे के साथ चलना। मिसाल के तौर पे हर 5वीं आइटम देखी जो, अब आपको पता है कि ये 5वीं देखी, फिर 10वीं, फिर 15वीं, फिर 20वीं, सही है, स्टैंडर्डाइज एक वे कर दिया गया। या आपको कह दिया गया कि जी हर संडे की ट्रांजैक्शन आपने देखनी है, बीच वाली छोड़ दें। या आपने क्या करना है, मंडे, वेडनेसडे एंड सैटरडे की या फ्राइडे की ट्रांजैक्शंस आपने देखनी है, आपको पैटर्न बता दिया गया, उसकी बेस पर सिस्टम में डाला, जो जो ट्रांजेक्शन उसको आप दें। ये भी एक तरीकाकार है। उसने कहा विद सिस्टमैटिक सैम्पलिंग रैंडम स्टार्टिंग पॉइंट इज चोजन, पहले स्टार्टिंग पॉइंट रैंडम होता है, वो चूज़ कर लिया जाता है। एंड देन आइटम्स आर सिलेक्टेड विद अ स्टैंडर्ड गैप बिटवीन देम। फॉर एग्जांपल एवरी 10th आइटम, पहली उठा ली है, अब कारी इससे अगली 10, पहली तीसरे नंबर वाली उठाई है, चलो जी इसके बाद 13वीं, फिर आगे 23, 33, 43, सही है, इस तरह करके कुछ। फॉर एग्जाम्पल सपोज दैट अ सैम्पल विल बी 10% ऑफ द आइटम्स इन अ पॉपुलेशन। हमने कागज डिज़ाइन किया है कि 10% होगा, 10% से मुराद है कि अमाउंट उसकी इतनी बन जाएगी, या जो वैल्यू सॉरी उसके नंबर्स हैं वो इतने बन जाएंगे, 100 में से 10 हमने उठाना है, ठीक है। ये हमने अभी डिसाइड किया। अब भाई उठाना किस तरह से, वो 10 ट्रांजेक्शन्स कौन सी होंगी वो अब यहाँ पे देख रहे हैं। तो उसने कहा कि भाई for example, suppose that a sample will be 10% of the items in a population and the items in the population can be arranged in a sequence। एग्जाम्पल हम ले रहे हैं कि वो सीक्वेंस में भी लग सकती हैं, सच एज लिस्टेड इन इनवॉइस नंबर ऑर्डर और अकाउंट नंबर ऑर्डर और डेट ऑर्डर, मतलब किसी भी तरतीब से वो लगी हुई हैं। A systematic sample would be to select one of the first 10 items in the list at random and then to select every 10th item। अच्छा, 10 वाली एग्जाम्पल दे रहा है, ज़रूरी नहीं है कि हर बार 10 ही आपने करी जाना है, कोई कुछ और भी हो सकता है, ठीक है। तो आपने बेसिकली मकसद आपका क्या है कि आपका वो जो सैम्पल साइज़ आपने सोचा था वो भी पूरा हो जाए और सैम्पल सिलेक्शन भी आपने सिस्टमेटिक वे में कर ली है। ओके, इनवॉइस नंबर के हिसाब से भी हो सकता है, डेट्स के हिसाब से हो सकती है, जैसे भी हो, लेकिन एक मतलब उसमें स्टैंडर्ड गैप हो उसके अंदर। देन हैपहैज़र्ड से मुराद क्या है कि भाई आप कोई भी ट्रांजेक्शन, आपने फॉर एग्जांपल कहा कि सैम्पल साइज़ आ गया जी 100, सही है, 100 इस लेजर में से उठानी है, चलो जी कोई भी 100 उठा लो, कोई 3 उधर से उठाओ, पहले 3 उठा लो, बीच में से जाके 15 उठा लो, उधर से इतनी उठा लो। ये हैपहैज़र्ड है, इसका कोई तरीकाकार नहीं है। रैंडम के अंदर क्या था, एक जो सैंपल है वो अलग अलग है, ठीक है, वो बिल्कुल रैंडमली आप उठा रहे हो। हैपहैज़र्ड के अंदर क्या है, आप इकट्ठी भी कह सकते हो यार फलां वाली 100 उठा लो सारी, लेकिन उसमें एक मसला क्या आएगा कि अगर आपने ये कह दिया कि सारी जनवरी, फेब और मार्च की उठा लो 90 ट्रांजेक्शन, तो फॉर एग्जांपल डे की अगर एक ट्रांजेक्शन है लेट से 90 तो यही होगी, तो भाई इसमें मसला एक ये आएगा कि आइजा 530 जो कहता है कि इक्वल चांस ऑफ सिलेक्शन मिले, बाकी 9 महीनों को इक्वल चांस ऑफ सिलेक्शन नहीं आपने दिया।
ठीक है। इसलिए हैप्पैज़ार्ड को भी यूज़ करते हुए ख्याल रखना है कि इक्वल चांस ऑफ सिलेक्शन सब किसी को मिले। देखें उसने कहा है कि दिस इज़ नॉट अ साइंटिफिकली वैलिड मेथड, साइंटिफिकली वो कहते हैं वैलिड नहीं है, एंड द रिजल्टिंग सैंपल में कंटेन अ डिग्री ऑफ बायस, और बायस हो सकता है, जैसे मैंने कहा कि पहले महीनों वाली उठा लें, बायसनेस आई ना भाई, बाकियों को क्यों मैंने मना किया है। तो ये इस मसला, इट इज़ देयर फॉर नॉट रिकमेंडेड फॉर यूज़ विद स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग टेक्निक्स, इसलिए इसको स्टैट्स के साथ तो नहीं यूज़ किया जाता, नॉन स्टैटिस्टिकल के अंदर ऑब्वियसली इसको किया जा सकता है यूज़। लास्ट में ब्लॉक सैम्पलिंग, ब्लॉक सैम्पलिंग से मुराद क्या है कि आपने एक पूरा मंथ उठा लिया या आपने एक वीक की पूरी ट्रांजेक्शन उठा ली, ठीक है, ये आपकी ब्लॉक सैम्पलिंग। ऊपर हमने जो एग्जांपल ली है वो उसकी एग्जांपल हो सकती है, लेकिन वो बेसिकली ब्लॉक सैम्पलिंग है, मतलब महीने वाइज। हैप्पैज़ार्ड में आप वैसे ये कह सकते हो कि जो भी आपका दिल कर रहा है आप वहाँ से चीज़ें उठाई जा रहे हो, ठीक है, वहाँ से ट्रांजेक्शन उठा रहे हो, लेकिन इकट्ठी उठा रहे हो, तो वो हैप्पैज़ार्ड के अंदर आ जाती है। ब्लॉक के अंदर क्या है, पूरा एक सेट ऑफ ट्रांजेक्शन आपने उठाया है, ठीक है, तो ये आपका ब्लॉक सैम्पलिंग हो जाती। तो भाई ये 4 तरीकाकार हैं जहाँ से आप सैंपल को निकाल सकते हैं, सही है। सैंपल मतलब कौन कौन सी आइटम्स को देखना है वो आप देख सकते हैं। अब आगे बात आई सिलेक्टिंग आइटम्स फॉर टेस्टिंग टू ऑब्टेन एविडेंस। देखे ना उसने अब एविडेंस लेने के लिए हमें जो सैंपल जो आइटम सेलेक्ट करनी है उसके ऊपर बात आएगी। वो कह रहा है कि एन इफेक्टिव टेस्ट प्रोवाइड्स appropriate audit evidence to an extent that taken with other audit obtained or to be obtained will be अच्छा with other audit evidence लिखा हुआ है, मतलब वो मिस कर गया। पहली लाइन है ना, एन इफेक्टिव टेस्ट प्रोवाइड्स अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस टू एन एक्सटेंट दैट टेकन विद अदर ऑडिट एविडेंस लिख लो, obtained or to be obtained will be sufficient for auditors purpose। ये सिंपल उसने बात किया है कि आपको जो मतलब एक अच्छा टेस्ट जो है सैम्पलिंग टेस्ट है, या जो भी आप फॉर एग्जांपल टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स कर रहे हैं या आप सब्सटेंटिव टेस्टिंग कर रहे हैं, वो कहते हैं कि अच्छा टेस्ट या इफेक्टिव टेस्ट तब होता है जब वो खुद सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस दे रहे या इन एडिशन टू अदर, मतलब किसी और के साथ मिलकर, किसी और एविडेंस के साथ मिलकर कोई ना कोई आपको ये सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस दे, फिर इसको इफेक्टिव समझा रहेगा। अदरवाइज अगर आप चीज़ें चेक कर ही आ रहे हैं, आपको एविडेंस ही नहीं मिल रहा, और एविडेंस से मुराद हरगिज़ ये नहीं होता कि हमने चीज़ के अंदर पॉजिटिविटी ही ढूंढनी है, नेगेटिविटी का भी एविडेंस हो सकता है, मिसस्टेटमेंट का एविडेंस हो सकता है, ये वाकई ही मिसस्टेटमेंट है, सही है, तो दोनों तरह से हो सकता है। वो कहता है कि असल मकसद तो टेस्ट करने का होता ही है कि भाई हमें एविडेंस मिले, ये जनरल बात है। दिस इज देन क्या है, इन सेलेक्टिंग आइटम्स फॉर टेस्टिंग द ऑडिट इज रिक्वायर्ड बाय पैराग्राफ 7, पैराग्राफ को छोड़ें, क्या कहता है, टू डिटरमिन द रेलेवेंस एंड रिलायबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन टू बी यूज्ड एज ऑडिट एविडेंस। बिल्कुल जी, आपने जो टेस्ट करना है, जो जिस इन्फॉर्मेशन को ऑडिट एविडेंस के तौर पे करना है, उसको पहले देखें वो रेलेवेंट भी है, आपके मुताबिक है भी या नहीं, चाहिए नहीं थी वो चीज़, और रिलायबल भी है या नहीं है। इसलिए जो सिस्टम्स के थ्रू भी, सॉफ्टवेयर के थ्रू भी जो डाटा बनता है, पहले तो जाके सॉफ्टवेयर को देखा जाता है, पता लगे सॉफ्टवेयर ही 2 नंबर है, ठीक है, हमें कुछ दिखा रहा है, अंदर ही डबल बुक्स चल रही हैं, या सॉफ्टवेयर कास्टिंग नहीं सही करता, टोटल शोटल नहीं उसके सही, मैथमेटिकली गलत है, एंट्रीज कहीं करनी होती कहीं चली जाती हैं, तो इसका मतलब है कि पहले तो रिलायबिलिटी ऑफ सॉफ्टवेयर भी तो देखना है। याद करें हमने कहा था ISA 315 के अंदर इंटरनल कंट्रोल्स की अंडरस्टैंडिंग लेनी है, जिसमें से एक कंपोनेंट क्या था कि एंटिटी का सिस्टम क्या है, कम्युनिकेशन का और IT वगैरह का, यही फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के साथ रिलेट करता है बेसिकली वो, ठीक है, तो उसकी अंडरस्टैंडिंग लेना बड़ा ज़रूरी है, पता तो लगे रिलायबल भी है या नहीं है, ठीक है। देन दिस मीन्स अवेलेबल टू द ऑडिटर फॉर सेलेक्टिंग आइटम्स फॉर टेस्टिंग आर। अच्छा भाई, अब आपने कौन कौन से तरीके हैं हमारे पास आइटम सेलेक्ट करने के। एक आ गया जी सिलेक्टिंग ऑल आइटम्स 100% एग्जामिनेशन, ये फिर सैम्पलिंग तो ना हुई, ये सैम्पलिंग तो ना हुई ना, फिर अगर आपने 100% ही चीज़ें चेक करनी है तो सैम्पलिंग तो ना हुई। अच्छा, कई बार होता है किसी हेड के अंदर, किसी अकाउंटिंग हेड के अंदर 100% भी चेक करते हैं हम, मिसाल के तौर पे जहाँ पे रिस्क ऑफ मटीरियल स्टेटमेंट ज़्यादा हो, जहाँ पे इनहेरेंट रिस्क ज़्यादा हो ना मोस्टली, उसकी वजह से रिस्क ऑफ मटीरियल स्टेटमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो हम आमतौर पे सारे ही कर लेते हैं चेक। मिसाल के तौर पे लीगल एक्सपेंसेस हैं, लीगल एक्सपेंसेस आमतौर पे प्रैक्टिस यही पाई जाती है तमाम ऑडिट फर्म्स के अंदर कि वो 100% देखे जाते हैं। 100% क्यों देखे जाते हैं, वो भाई अमाउंट हो सकता है उनकी मटीरियल हो
हो सकता है इमटेरियल अमाउंट हो, लेकिन स्टिल हो सकता है कि वो किसी वकील को पैसे जा रहे हैं कोई ऐसे केस के जो कि हमें एंटिटी ने शो ही नहीं किया हुआ, क्वालिटेटिवली मटेरियल होता है ना वो, तो उसको आम तौर पे 100% ही वेरीफाई किया जाता है। ठीक है, तो कहते हैं एक तरीका ये है, तो लेकिन उसको फिर हम वो सैम्पलिंग तो नहीं कहेंगे उस हेड की हद तक। देन सिलेक्टिंग स्पेसिफिक आइटम, दूसरा तरीका है कुछ स्पेसिफिक आइटम्स को देखना, और तीसरा तरीका क्या है, ऑडिट सैम्पलिंग का तरीका है। स्पेसिफिक आइटम से मुराद भी आप इधर अभी आ जाए देख, चलो वन बाय वन इसको देखते हैं। जैसे उसने कहा कि सबसे पहले आप सिलेक्टिंग ऑल आइटम्स कह लें, और आप इसका कॉम्बिनेशन भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे अभी मैंने आपको बताया आमतौर पे लीगल एक्सपेंसेस में हम 100% देख रहे होते हैं, लेकिन बाकी चीज़ों को तो नहीं 100 देख रहे होते। इसका मतलब बाकी ऑडिट सैम्पलिंग कहीं पे यूज़ हो रही है, कहीं पे स्पेसिफिक आइटम्स वाला हमें किसी खास ट्रांजैक्शन के ऊपर शक है, या कोई बड़ी वैल्यू की ट्रांजैक्शन है, या कोई रिलेटेड पार्टी इन्वॉल्व है, हम कहते हैं सैम्पलिंग को छोड़ो, इसको तो लाजमी लो, पता लगे सैम्पलिंग में ये आई ना ट्रांजैक्शन, स्पेसिफिकली इसको तो लाजमी देखो, और फिर सैम्पलिंग भी है। तो डिफरेंट तरीके आप यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, ये तो सिलेक्टिंग ऑल आइटम्स कब होता है जी? आम तौर पे ये वहाँ पे करते हैं जहाँ पे पॉपुलेशन कॉन्स्टिट्यूट हो स्मॉल नंबर ऑफ लार्ज वैल्यू आइटम्स। थोड़ी ट्रांजेक्शन लेकिन बड़ी बड़ी हैं, तो हम कहते हैं यार सारी कर लें, फिर हैं क्या मसला है इसके अंदर। फॉर एग्जाम्पल डायरेक्टर्स के साथ 3 ट्रांजेक्शन हुई हैं, तो देख लो यार 3 की 3, क्या इसमें इशू। देन एविडेंस, देयर इज अ सिग्निफिकेंट रिस्क एंड अदर मीन्स डू नॉट प्रोवाइड सफिशिएंट अप्रोप्रिएट एविडेंस। आपको लग रहा है कि भाई इसके अंदर ज़्यादा रिस्क है, लेकिन अगर आप स्पेसिफिक सैम्पलिंग पे जाते हैं या आप ऑडिट सैम्पलिंग पे जाते हैं, तो वहाँ से आपको सफिशिएंट एविडेंस नहीं मिलना, 100% देखना पड़ना है। तो आप फिर देखो भाई सिग्निफिकेंट रिस्क तो मौजूद है। जैसे देख लें लीगल एक्सपेंसेस वाला, अगर हम वो सैम्पलिंग की बेस पे कर लें, या सेलेक्टिंग स्पेसिफिक आइटम भी हो सकता है हमारी नज़र में वो चीज़ आए ना, तो इसलिए 100% देख लें, सिग्निफिकेंट रिस्क है। देन द रेपिटेटिव नेचर ऑफ कैलकुलेशन अदर प्रोसेस परफॉर्म ऑटोमेटिकली बाय एन इन्फॉर्मेशन सिस्टम मेक्स 100% एग्जामिनेशन कॉस्ट इफेक्टिव। और कई बार क्या होता है कि भाई एक पर चीज़ है, उसके ऊपर पहले किसी और जगह पे भी प्रोसीजर्स परफॉर्म हुए होते हैं। मिसाल के तौर पर रिसीवेबल और सेल्स का आपको पता है डायरेक्ट रिलेशन है, ठीक है। तो जब सेल्स आप वेरीफाई कर रहे होते हैं, उसमें से कई चीज़ें जो होती हैं वो रिसीवेबल अगर क्रेडिट की हैं, तो भाई वो वाली तो भी वेरीफाई हो जाएंगे ना साथ ही। बात आ रही है ना समझ? अगर आपने सेल्स को वेरीफाई किया है, तो उसमें से कुछ सेल्स थी रिसीवेबल की, लेट से रिसीवेबल थे 50 मिलियन के टोटल, ठीक है, जिसमें से जो आप जब सेल वेरीफाई कर रहे थे उसमें से लेट से कोई 30 मिलियन के उधर ही वेरीफाई हो गए जब सेल्स को कर रहे थे, ठीक है। तो उसमें आया होगा ना क्रेडिट के ऊपर सेल की है और ये वो उधर ही वेरीफाई, 20 मिलियन के बचे, आपने कहा 3-4 बच गए, चलो इनको भी कर लो यार, क्या मसला है, तो 100% हो गया वो भी, ठीक है। तो कई बार इस तरह भी हो जाता है। दूसरी क्या है, सिलेक्टिंग स्पेसिफिक आइटम्स, स्पेसिफिक आइटम्स को भी आप देख सकते हैं जी, उनको भी आप कंसिडर कर सकते हैं। जैसे उसने कहा हाई वैल्यू और की आइटम्स, बड़ी बड़ी वैल्यूज़ हैं, आपने कहा यार सैम्पलिंग में तो पता नहीं मिस ही ना हो जाए, चलो ये 15 लाख वाली अमाउंट तो निकालो, ये 22 करोड़ वाली अमाउंट तो निकालो, 50 करोड़ वाली अमाउंट तो निकालो। मैंने बड़ी बड़ी इसलिए बोल दी है, डिपेंड करता है ना मटेरियलिटी कितनी है। जो बहुत बड़ी कंपनीज हैं उनके लिए दूसरी तरह की होगी ट्रांजेक्शन। देन ऑल आइटम्स ओवर अ सर्टेन अमाउंट, ये भी आप कर सकते हैं कि यार ये 2 करोड़ से ऊपर वाली हर आइटम देखनी है। लेट्स से अगर आपने देखा यार 2 करोड़ से ऊपर है ही थोड़ी, आपने स्ट्रेटिफाई किया हुआ है, देखें स्ट्रेटिफिकेशन कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ी थी। आपने स्ट्रेटिफाई किया था, मुझे याद है, उसके अंदर भी हमने मेरे ख्याल में 100 ट्रांजेक्शन्स थी, एक को हमने कहा 10 से 20 हैं, उसमें शायद कोई 65 रख ली मेरे ख्याल में। फिर हमने कहा जी 21 to 40 मिलियन वाली है, उसमें शायद कोई लेट्स से 20 थी मेरे ख्याल में, और लास्ट वाला था 41 to 60, उसमें हमने कहा 15 आइटम्स हैं। अब आपने कहा 15 ही तो हैं, ठीक है, तो देख लेते हैं भाई स्पेसिफिक आइटम। आपने कहा 60 मिलियन जो है 40 मिलियन से ऊपर वाली सारी देख लो, या आपने कहा जी कि उसके अंदर भी मज़ीद उसको जब स्ट्रेटिफाई किया, आपने 15 आइटम्स को भी अंदर चले गए, तो पता लगा कि 3 आइटम्स ऐसी हैं जो 55 मिलियन से ऊपर हैं, बाकी की 40 से 55 के बीच। आपने कहा 3 को तो उठा लो ना सारी को। बात आई है समझ? स्ट्रेटिफिकेशन इस तरह आपकी हेल्प करती है। देन आइटम्स टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन, इसी तरह कई बार आप कोई स्पेसिफिक आइटम उठाते हो इंफॉर्मेशन लेने के लिए, क्लाइंट से इंक्वायरीज वगैरह करने के लिए, तो वो भी आप कर सकते हो। मिसाल के तौर पे कोई लोन का एग्रीमेंट था, आपने कहा यार ये स्पेसिफिकली लेकर आओ, इसको तो ज़रा देखें, इंक्वायरी वगैरह की इन्फॉर्मेशन लिया, उसको स्टडी किया, कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह मंगवाए उसके, ठीक है। तो आप स्पेसिफिकली इस तरह भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। देन अच्छा ये आपका आ गया, उसने एंड पे एक आपको ज़रा प्रिंसिपल बताया, वो कहता है वाइल सिलेक्टिव
examination of specific item from a class of transaction or account balance will often be an efficient means of obtaining audit evidence। वो कहता है बेशक specific items को देखना एक बेहतर मीन्स तो है, इट डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट ऑडिट सैम्पलिंग, लेकिन ये ऑडिट सैम्पलिंग नहीं है, क्योंकि सैम्पलिंग तो तब होगी ना जब इक्वल चांस ऑफ सिलेक्शन है सबको। इधर तो इक्वल चांस ऑफ सिलेक्शन ही नहीं, यहाँ तो मैं अपनी मर्जी से चीज़ें उठा रहा हूँ। ठीक है जी, तो ये हो गया। बाकी स्ट्रेटिफिकेशन हमने कल लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर लिया हुआ था। ठीक है जी, अब नेक्स्ट एक आ जाए, व्हाट कॉन्स्टिट्यूट अ मिस स्टेटमेंट और डेविएशन। हाँ, मिस स्टेटमेंट और डेविएशन से क्या मुराद है, ये भी तो हमें कहा था ना ISA 530 ने कि भाईजान इसको भी कंसीडर करेंगे, क्या मतलब है इसका, तो देखते हैं। वो कहते हैं ISA 530 इज रिक्वायरमेंट फॉर द ऑडिटर टू कंसीडर द पर्पस ऑफ ऑडिट प्रोसीजर मींस दैट द ऑडिटर नीड्स अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट कॉन्स्टिट्यूट अ मिस स्टेटमेंट और डेविएशन। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इफ द पर्पस ऑफ द ऑडिट प्रोसीजर इज टू गेन एविडेंस ऑन द एक्यूरेसी ऑफ स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन फिगर फॉर ट्रेड रिसीवेबल, एन एरर इन्वॉल्विंग इन द पोस्टिंग ऑफ एन इनवॉइस टू अ रॉन्ग कस्टमर अकाउंट डज नॉट अफेक्ट द statement of financial position total and has no impact on the objective of the testing. The total trade receivable will not be wrong, only the balance on the individual accounts of two customers will be wrong. देखें बात ज़रा समझें। वो कहता है कि आपको पहले तो समझना होगा कि आप मिस स्टेटमेंट से क्या मुराद ले रहे हैं, कंट्रोल डेविएशन से आप क्या मुराद ले रहे हैं। ठीक है, उसने एग्जांपल दिया है कि यार लेट्स से ट्रेड रिसीवेबल की अगर एक्यूरेसी को मैंने देखना है, एजर्शन वो वाली मैं टेस्ट कर रहा हूँ इस वक्त। अब एक्यूरेसी से मुराद वही है ना कि उसका टोटल सही है, ये मामला रोकें। वो कह रहा है कि हो सकता है कि टोटल तो बिल्कुल ठीक हो, लेकिन मिस्टर एक्स का रिसीवेबल मिस्टर वाई के हेड के अंदर लिखा हुआ है, लेजर्स के अंदर जाके। ठीक है, फेस पे टोटल बिल्कुल ठीक आ रहा है, लेकिन लेजर्स में गए हैं तो भाई उधर जाके इस तरह है। अब वो कहता है कि यहाँ पे देखें ना, आपका जो है टोटल तो नहीं गलत हुआ, तो क्या ये मिस स्टेटमेंट है या नहीं है, ये पहले ऑडिटर ने इस तरह की चीज़ें अपनी डिफाइन कर लेनी है। ठीक है जी, इसको कंसीडर कर लेना है। द मीनिंग्स ऑफ मिसस्टेटमेंट एंड डेविएशन आर ओनली सेट आउट इन ISA 530 इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ टॉलरेबल मिसस्टेटमेंट एंड रेट्स ऑफ डेविएशन। वो कहता है यहाँ पर हम सिर्फ टॉलरेबल और रेट ऑफ डेविएशन के हवाले से आपको बता रहे हैं कि अमाउंट एक सेट कर लो। ठीक है, कि इनको मैंने टॉलरेट कर देना है। ठीक है, तो और उधर से रेट सेट कर लो, इतनी परसेंटेज ऑफ डेविएशन को मैंने जो है इग्नोर करना है, टॉलरेट करना। ठीक है भाई, समझ आई कोई गल या नहीं? अच्छा, आगे आ रहे सैंपल साइज टेस्ट ऑफ डिटेल। वो कह रहे थे ऑडिटर शैल डिटरमिन अ सैंपल साइज सफिशिएंट टू रिड्यूस। ये हमने पहले पढ़ लिया है कि ऑडिटर साहब ने एक ऐसा सैंपल साइज रखना है जो आपके सैम्पलिंग रिस्क को एक्सेप्टेबल लेवल तक लेकर आ जाए। बिल्कुल जी। द लेवल ऑफ सैम्पलिंग रिस्क दैट द ऑडिटर इज विलिंग टू एक्सेप्ट अफेक्ट्स द सैंपल साइज रिक्वायर्ड। सैम्पलिंग रिस्क का भाई सैंपल साइज के साथ ताल्लुक तो है। अगर सैम्पलिंग रिस्क बढ़ जाए, सैम्पलिंग रिस्क इंक्रीज हो जाए, हमें शक पड़ रहा है कि भाई जितना ज़्यादा मैं मतलब कि पॉपुलेशन के अंदर जिस हद तक मिस स्टेटमेंट्स मौजूद हैं या रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट मौजूद है, अगर मैंने सैम्पलिंग की तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि मैं कोई ना कोई मिस स्टेटमेंट मतलब कि ओमिट कर दूंगा, भूल जाऊंगा, छोड़ दूंगा, मिस कर जाऊंगा, या कोई कंट्रोल की डेविएशन में मिस कर बैठूंगा। ठीक है, अगर रिस्क जितना ज़्यादा है, आप क्या करते हो, सैंपल बढ़ाते जाते हो, आप कहते हो चलो यार मज़ीद देख लो, मज़ीद देख लो, मज़ीद देख लो। आइए बात समझ। तो ये है, तो वो कह रहा है कि द लोअर द रिस्क द ऑडिटर इज विलिंग टू एक्सेप्ट, द ग्रेटर द सैंपल साइज विल नीड टू बी। अगर आप चाहते हो कि रिस्क कम हो तो भाई रिस्क को कम करने के लिए एफर्ट करनी पड़ेगी किस चीज़ पे, सैंपल साइज बढ़ाने के ऊपर। ज़्यादा चीज़ें देखने लग जाओ, रिस्क कम होता जाएगा। ऐसे ही अब वो यहाँ पे आपको ना एक पेपर में आ सकता है वैसे क्वेश्चन, ये आमतौर पे इस तरह आ जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट और नॉट। तो फिर ये थोड़ा कॉन्सेप्चुअल चीज़ें, वैसे इतनी को रट्टा मारने वाली नहीं है जो बताने लगा है। वो कह रहे हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो सैंपल साइज़ को इफ़ेक्ट करते हैं, कौन कौन सी चीज़ें हैं जो सैंपल साइज़ को इफ़ेक्ट करती हैं। जैसे उसने पहले नंबर पे कहा कि भाई इंक्रीज़ इन ऑडिटर्स असेसमेंट ऑफ रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट। मतलब देखें यहाँ पे अगर हम लिख लें, इसको हम ऐसे बना लेते हैं, चले वैसे उधर भी लिखा ही हुआ है, ये फैक्टर्स हैं भाई। ठीक है, और ये आपका क्या है, इधर सैंपल साइज है, सैंपल साइज पे इफेक्ट। ठीक है जी। अच्छा, पहला क्या है कि अगर रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट हो ज़्यादा, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट हो गया इंक्रीज, रिस्क है भाई यहाँ पे मिसस्टेटमेंट मौजूद हो सकती है, तो क्या करें, ज़्यादा सैंपल देख लो भाई, अगर मौजूद है तो पकड़ लो उसको, यही बात है ना। तो आपका ये सैंपल साइज क्या हो जाएगा,
इंक्रीज ये भी हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अच्छा, इसको रट्टा ना मारना प्लीज़ कि ये कोई डायरेक्ट रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन, सिंपल लॉजिकल सी बात है, ये कोई इतना मुश्किल नहीं है। क्योंकि ये अप्रोच बड़ी गलत है ना, अगर इन चीज़ों पे चलने लग गए ना याद करने वाली, तो कितना कुछ याद करोगे। अच्छा भाई, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट बढ़ गया तो इसका मतलब क्या था भाई, ज़्यादा रिस्क है मिसस्टेटमेंट्स होने का, तो भाई मिसस्टेटमेंट पकड़ने ही तो आए हैं, तो सैंपल बढ़ा लो, इंशाल्लाह पकड़ी जाएगी। देन इंक्रीज इन टॉलरेबल मिसस्टेटमेंट। टॉलरेबल मिसस्टेटमेंट से मुराद क्या है कि भाई पहले 5 लाख तक जो थी मिसस्टेटमेंट थी उसको मैं टॉलरेट कर देता, छोड़ देता था, अब 7 लाख वाली तक छोड़ दूंगा, तो भाई फिर सैंपल साइज मेरा ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्यों? पहले 5 लाख तक वाली जो सैम्पलिंग यूनिट्स थे वो आउट किए हुए थे पॉपुलेशन में से, अब 7 लाख तक वाले आउट कर देंगे। आ गई ये समझिए। अब वैसे चलो यार इस तरह देख लो, फॉर एग्जाम्पल ये पॉपुलेशन है, लेट्स से इसके सैम्पलिंग यूनिट्स की स्ट्रेटिफिकेशन हमने फॉर एग्जाम्पल की है। एक है 0 से लेकर 5 लाख तक, एक है 5 से लेकर 7 लाख तक, एक है 7 से लेकर 10 लाख तक, एक है 10 से लेकर 15 लाख तक, और इस तरह लास्ट लेट से 15 से 20। फॉर एग्जाम्पल सिर्फ इतनी ही अमाउंट्स के अंदर चीज़ें चल रही हैं। हमने लेट से अपने रिस्क असेसमेंट की है और हमने कहा कि भाई मेरा जो टॉलरेबल मिस स्टेटमेंट लेवल है, पहले मैं समझ रहा था ये इसके अंदर फॉल कर रहा है, मतलब 5 लाख से ऊपर कुछ नहीं छोड़ूंगा, तो इसका मतलब कि 5 लाख वालियों को तो देखने की ज़रूरत ही नहीं है भाई ट्रांजेक्शन्स की। लेट से हम लिख भी लेते हैं कि इसमें 20 आइटम्स हैं, इसमें 18 आइटम्स हैं, इसमें 30 आइटम्स हैं, इसमें 20 आइटम्स हैं, इसमें 45 आइटम, फॉर एग्जांपल ये लिख लिया होगा, ये टोटल पॉपुलेशन कोई ना कोई बन गई, ठीक है। पहले मैं 20 को छोड़ के बैठा हो रहा, क्यों? मेरे लिए मैटर ही नहीं करता रहा, इसमें मसला निकल भी आया तो मैं कहता रहा ये तो ना इंडिविजुअली कुछ कर सकती है ना इन एग्रीगेट कुछ कर सकती हैं, टॉलरेट करता हूँ मैं। अब मैंने क्या किया, हमने टॉलरेबल मिसस्टेटमेंट और बढ़ा ली। मुझे फॉर एग्जांपल दोबारा रिस्क असेसमेंट की, मुझे लगा यार इतना तो रिस्क नहीं है यहाँ पे मौजूद, तो मैंने क्या किया, मैंने कहा 7 लाख तक वालियों को इग्नोर कर देता हूँ, मिसाल ले रहा हूँ, ठीक है। इसका मतलब है कि भाईजान अब मेरे जो सैम्पलिंग यूनिट्स हैं जिसमें से मैंने सैंपल सेलेक्ट करना है उसमें 38 आइटम निकल चुकी हैं, 38 आइटम्स ही निकल चुकी हैं। अब मैंने इतनी सी पॉपुलेशन में से लेना है अपना सैंपल, तो सैंपल साइज मेरा क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। आइए गल समझ, आगे चलें। इंक्रीज इन अमाउंट ऑफ मिसस्टेटमेंट ऑल्टर एक्सपेक्ट्स इन पॉपुलेशन। हाँ, ये अब क्या है, एक्सपेक्टेड मिसस्टेटमेंट, एक्सपेक्टेड मिसस्टेटमेंट अगर ये इंक्रीज हो जाए, ये देखो ये क्या था, टॉलरेबल, मैं माफ़ कर दूंगा, मैं छोड़ दूंगा इतना, ये है एक्सपेक्टेड। मुझे लग रहा है कि यार इसमें तो मिसस्टेटमेंट ज़्यादा निकलेगी, जब लग रहा है ज़्यादा निकलेगी तो भाईजान सही है, सैंपल साइज का करो, ज़्यादा चीज़ें देखने लग जाओ ताकि वो जो ज़्यादा निकलेंगी पकड़ी जाए। फिर आगे, इंक्रीज इन ऑडिटर्स डिजायर्ड लेवल ऑफ अश्योरेंस दैट टॉलरेबल मिसस्टेटमेंट इज नॉट एक्सीडेड बाय एक्चुअल मिसस्टेटमेंट इन पॉपुलेशन। ठीक है भाई, डिजायर्ड लेवल ऑफ अश्योरेंस, इसको इधर लंबा है ना, नहीं लिख रहा मैं, वैसे ही बता देता हूँ। वो ये कह रहा है कि भाई ऑल्टर चाह रहा है कि मेरी जो टॉलरेबल मिसस्टेटमेंट है, ये जो है टॉलरेबल मिसस्टेटमेंट एक्चुअल मिसस्टेटमेंट से ऊपर ना चली जाए। एक्चुअल का भी पता तो नहीं है ना मुझे, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि यार मेरी टॉलरेबल मिसस्टेटमेंट है एक्चुअल मिसस्टेटमेंट से ऊपर ना कहीं चली जाए। बात आई है समझ के, कहीं मैं इतना पता लगे कि टॉलरेबल मिसस्टेटमेंट इतनी ऊपर ले गया था कि वो नीचे वाली जो चीज़ें थी वो क्या थी, वो तो मटेरियल थी, लेकिन मैं तो उनको टॉलरेट करने बैठ गया। ठीक है, वो कह रहा है कि मैं ये चाहता हूँ कि मेरी टॉलरेबल मिसस्टेटमेंट एक्चुअल मिसस्टेटमेंट से ऊपर ना कहीं चली जाए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे अपना सैंपल साइज बढ़ाना पड़ जाएगा, मुझे देखनी पड़ेंगी ज़्यादा चीज़ें। ठीक है, कहीं ऐसी चीज़ ना हो कि टॉलरेट करने वाली नहीं थी और मैं कर गया। आगे बात समझ। फिर वो कहते हैं नंबर ऑफ सैम्पलिंग यूनिट्स इन पॉपुलेशन, सैम्पलिंग यूनिट्स पॉपुलेशन में कितने हैं, इसका सैंपल साइज के ऊपर क्या इफेक्ट है। इसका भाई कोई इफेक्ट नहीं है, क्योंकि सिंपल पता क्या बात है देखें, अगर पॉपुलेशन ज़्यादा है, सैम्पलिंग यूनिट्स ज़्यादा हैं, और आप कहोगे फॉर एग्जांपल 1000 यूनिट्स हैं, उसमें से आपने 100 आइटम्स देखी हैं, अब आप दूसरी तरफ कहो कि यार अगर 500 होते हैं तो मैं 50 देखता, तो भाई 50 की बेस पर आप 500 की पॉपुलेशन को वेरीफाई कर रहे हो, ठीक है, उधर 100 की बेस पर 1000 की पॉपुलेशन को वेरीफाई हो। इसका मतलब है कि कोई इतना इम्पैक्ट नहीं है, नेग्लिजिबल इम्पैक्ट है, बल्कि है ही नहीं। अगर मैं तो इस एंगल से देख रहा हूँ, देखें
थोड़ी सैंपल से आपने थोड़ी ही पॉपुलेशन देखी, ज़्यादा जब सैंपल उठाया तो पॉपुलेशन तो ज़्यादा देखी है ना, तो इसलिए इनका कोई इतना आपस में इफेक्ट उस सेंस में नहीं है। देन इंक्रीज यूज ऑफ अदर सब्सटैंटिव प्रोसीजर फॉर सेम असर्शन। अगर एक ही असर्शन के ऊपर आपने एक जगह पे भी सैंपल लिया हुआ है, कोई प्रोसीजर परफॉर्म किया है, कोई और प्रोसीजर भी परफॉर्म करना है उसके ऊपर, तो अब मुझे पता है कि फॉर एग्जाम्पल लेट्स एग्जाम्पल ले लेते हैं कि आप ये कह लो कि भाई मैंने लोन है, सही है, कंपनी ने लोन लिया हुआ है किसी से, या कंपनी ने लेट से किसी को लोन दिया हुआ है। अब उसके ऊपर एक तो प्रोसीजर मुझे पता है, बेस्ट प्रोसीजर जो क्या होता है, एक्सटर्नल कंफर्मेशन। अगर एक्सटर्नल पार्टी से लोन लिया हुआ है या एक्सटर्नल पार्टी को लोन दिया हुआ है तो डायरेक्ट एक्सटर्नल कंफर्मेशन आइजा 505 से बेहतर से उससे सफिशिएंट और अप्रोप्रिएट प्रोसीजर कोई नहीं है। अब मैंने एक तो वो परफॉर्म कर लिया है, ठीक है, और मुझे कंफर्मेशन आ भी गई है, लेकिन लेट्स से मैं कहता हूँ यार दिस इज़ नॉट सफिशिएंट नहीं है, मुझे एक आधी चीज़ कुछ और देख लेनी चाहिए। तो भाई अब मैंने कहा सब्सिक्वेंट क्लियरेंस भी देख लूँ। 30 जून का बैलेंस था ना, अब तो हम सितंबर में बैठे हुए, चेक करो पैसे आए हैं कि नहीं अभी तक। अगर तो लोन दिया हुआ था, और अगर लोन लिया हुआ था तो चेक कर लो पैसे वापस किए हैं कि नहीं अभी तक, ठीक है। तो इसका मतलब है कि अगर ऑलरेडी एक प्रोसीजर परफॉर्म हो चुका हो एक चीज़ के ऊपर, एक एजर्शन के ऊपर, दोबारा उसी के ऊपर करना हो, तो आपको पता है कि अब वो कुछ ना कुछ सफिशिएंट तो वो भी होगा ना, थोड़ा सा कुछ और ऐड करना पड़ेगा। तो आपका सैंपल साइज जो दोबारा वाला है वो क्या होता है, डिक्रीज होता है, थोड़ा कम होता है। बात थोड़ी फॉलो की है। अगर फॉर एग्जाम्पल सेल्स के ऊपर मैं वही सेल और सीओल वाली बात कर लेते हैं। अगर सेल्स को वेरीफाई करते हुए भी उसमें से कैश सेल भी थी, रिसीवेबल वाली भी थी, क्रेडिट सेल, सेल्स को वेरीफाई करते हुए भी मैंने क्रेडिट सेल को वेरीफाई कर लिया है, मतलब रिसीवेबल्स को वेरीफाई कर लिया है, तो भाई जब अब मैं असल में रिसीवेबल्स को वेरीफाई करने आऊँगा किसी असर्शन को, ठीक है, तो मैं फिर कहूँगा कि यार कुछ उधर भी तो किया ही हुआ है, अब दोबारा रिपीट थोड़ी काम यहाँ पे करना है, सैंपल साइज डिक्रीज कर दो। आइए बात समझ, ठीक है। लास्ट क्या, स्ट्रेटिफिकेशन ऑफ पॉपुलेशन। हाँ, ये तो हमने उस दिन पढ़ा भी था। जितना ज़्यादा स्ट्रेटिफाई करते जाओगे आप, आपके सामने पॉपुलेशन खुल खुल के आती जाएगी, आपका जो सैम्पलिंग रिस्क है वो कम होता जाएगा, क्योंकि आप अब हर एक आइटम के पास वाकई इक्वल चांस ऑफ सिलेक्शन है। पहले तो आपने 100 में से कुछ उठाना था, पता लगता है कि ये वाली कोई भी नहीं उठाई गई या ये वाली कोई भी नहीं उठाई गई, सैम्पलिंग रिस्क भी बहुत ज़्यादा था। लेकिन जब आपने इनको स्ट्रेटिफाई कर लिया इस हद तक, तो भाई अब आपका सैम्पलिंग रिस्क क्योंकि कम हो गया है, तो फिर आप सैंपल साइज भी अपना जो है वो नीचे ले आओगे। ओके जी, ठीक है। सैंपल साइज टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स के लिए क्या होगा, इसको आप लोग ज़रा देख लीजिएगा, ये भी उसी तरह ही है सेम। ऊपर मिस स्टेटमेंट के लिए बताया था, वो टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स के लिए बता रहा है, कुछ अलग नहीं है, ठीक है जी। अच्छा, अब वो कह रहा है कि भाई जो आपने आइटम सिलेक्ट की हुई थी उसके ऊपर ऑडिट प्रोसीजर्स भी तो परफॉर्म करने हैं ना। अगर परफॉर्म नहीं हो रहा तो उसको क्या समझा जाए, किस चीज़ को मिसस्टेटमेंट समझा जाए, किस चीज़ को डेविएशन समझा जाए, उसके ऊपर आ गया। उसने कहा भाईजान आपने बेहतरीन किस्म का सैंपल साइज उठा लिया, आपने सैंपल सेलेक्ट भी कर लिया, फला 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 ट्रांजेक्शंस को मैंने देखना, अब क्या करें। वो कहता है परफॉर्म ऑडिट प्रोसीजर्स व्हेन डिजाइनिंग अ सैंपल साइज, द ऑडिटर इज रिक्वायर्ड बाय आइजा 530 टू परफॉर्म अप्रोप्रिएट ऑडिट प्रोसीजर ऑन ईच आइटम सिलेक्टेड। ऑन ईच आइटम सिलेक्टेड, आपने हर आइटम के ऊपर प्रोसीजर परफॉर्म करना है। एक बड़ी मैं आपको बेसिक सी वैसे बात बताने लगा हूँ, लेकिन ये प्रैक्टिकली हमारे जो स्टूडेंट्स आर्टिकल्स में होते हैं ना, वो ये हरकत करते हैं। देखें, हमने 100 में से लेट से सोचा कि 15 आइटम्स देखेंगे, वो क्या करते हैं उन 15 का भी सैंपल ले लेते हैं आगे। तो ये हरकत नहीं करनी, सैंपल का सैंपल नहीं लेना, सैंपल का सैंपल नहीं लेना। ये पहली लाइन के साथ लिख लें, जैसे उसने कहा ना कि जो जो आपने आइटम सेलेक्ट किया, अगर 15 आइटम सेलेक्ट किए किसी हेड में, तो 15 की 15 को आपने वेरीफाई करना है, वरना मकसद क्या है। तो आप यहाँ पे लिखो सैंपल का सैंपल नहीं लेना, ये नहीं करना कि भी 100 में से 15, 15 में से भी आगे कोई 3, तो मतलब ये तो फिर बात मकसद ही ना होगी, सैंपलिंग करने का क्या मकसद रह गया, ठीक है जी। तो भाई सैंपल का सैंपल नहीं लेना, जो जो आपके सैंपल में आ गई है ट्रांजेक्शन, आप हर एक को करो। अच्छा, अब वो कह रहा है कि लेकिन इफ़ द ऑडिट प्रोसीजर इज नॉट एप्लीकेबल टू द सिलेक्टेड आइटम, लेकिन अगर किसी सिलेक्टेड आइटम के ऊपर एप्लीकेबल ही नहीं है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक चेक देखना था, उस डेट का चेक ही फॉर एग्जाम्पल कैंसिल हो गया है वो वाला, तो अब उसको क्या देखना है, नॉट एप्लीकेबल हो गया, तो अब क्या करना है, दी ऑडिटर मस्ट परफॉर्म द प्रोसीजर ऑन अ रिप्लेसमेंट आइटम, फिर उसकी जगह पर कोई और आइटम देखें। आपने ये नहीं करना कि 15 चूज़ की थी, उसमें 3 के ऊपर एप्लीकेबल नहीं था, 12 देख ली। वो कहते नहीं नहीं, वो जो 3 के ऊपर एप्लीकेबल नहीं था, अब वो 3 न्यू कोई आइटम्स उठाओ, रिप्लेसमेंट आइटम्स उठाओ, उनके ऊपर ये वाला प्रोसीजर परफॉर्म करो। आगे बात समझ, ठीक है। देन वो कहता है इफ द ऑडिटर इज अनएबल टू अप्लाई द प्रोसीजर्स,
और alternate procedure to the selected item, that item must be treated as a misstatement of or deviation। अगर भाई आप किसी आइटम के ऊपर प्रोसीजर परफॉर्म नहीं कर पाए, एक तो है ना कि नॉट एप्लीकेबल है, नॉट एप्लीकेबल से मुराद क्या कि भाई उसके ऊपर हो ही नहीं सकता था परफॉर्म, वो तो बात चलो सही है, ठीक है, लेकिन अगर वो परफॉर्म हो सकता था लेकिन परफॉर्म नहीं हुआ, ठीक है, अनएबल टू अप्लाई है, तो फिर वो क्या कहता है, फिर आपने उसको मिसस्टेटमेंट या डेविएशन जो भी है, मतलब अगर कंट्रोल टेस्ट कर रहे हो तो डेविएशन है, अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देखा जा रहा था तो मिसस्टेटमेंट कंसीडर करना। तो ये सिंपल आपको उसने फॉर्मूला बता दिया, ठीक है। फिर वो कहता है दी ऑडिटर इज ऑल्सो रिक्वायर्ड टू इन्वेस्टिगेट द नेचर एंड कॉज ऑफ एनी मिसस्टेटमेंट। ये भी भाई पूछो कि क्यों यह हुआ है, उसका पॉसिबल इफेक्ट क्या है, एक मटेरियल है, इमटेरियल है, वो सारा कुछ। फिर वो कहता है इन्वेस्टिगेशन ऑफ नेचर एंड कॉज ऑफ मिसस्टेटमेंट मे लीड द ऑडिटर टू कंक्लूड दैट द प्रॉब्लम लाइज विद इन वन टाइम पीरियड, type of transaction or location, perhaps when a temporary member of staff was being employed. In this case he might decide to extend audit procedure perform on that time period, type of transaction या location। वो कहता है कि जब आप इन्वेस्टिगेट करोगे तो हो सकता है आपके सामने ये आए कि यार किसी खास टाइम पीरियड के अंदर ये वाली ट्रांजेक्शन्स, मतलब हो सकता है कि आपने लेट से दो कंट्रोल्स की डेविएशन देखी है तो पता लगा कि दोनों जो है सेम डे के ऊपर हुई हैं। अब आपने कहा यार ये लगता है कि शायद फिर इस डे के ऊपर तमाम ही इस तरह की हुई होंगी, क्योंकि मैंने दो ही उठाई थी, दोनों इस डे वाली तो ख़राब निकल आई। आप फिर मज़ीद प्रोसीजर परफॉर्म कर सकते हैं उस टाइम के ऊपर, या हो सकता है किसी लोकेशन के ऊपर कोई ख़ास मसला हो, मिसस्टेटमेंट उधर से मिली हो या डेविएशन उधर से मिली हो, आप फिर क्या करोगे, उस लोकेशन के ऊपर जहाँ से वो मसाइल निकले हैं मज़ीद प्रोसीजर परफॉर्म करोगे ताकि अगर कोई और भी मिसस्टेटमेंट है सैम्पल बेसिस पे वो भी सामने आ जाए, ठीक है जी। देन वो कहता है इफ़ द ऑडिटर कंसीडर द मिसस्टेटमेंट और डेविएशन टू बी एन एनॉमली, एनॉमली हमने क्या पढ़ा था, जो पॉपुलेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स को शो नहीं कर रही, अलग है उससे, मतलब आप ये नहीं कह सकते कि यार पॉपुलेशन का रिप्रेजेंटेटिव है, क्योंकि अ सैंपल मस्ट बी अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है, उसका रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए। लेकिन अगर कोई इस तरह की नॉर्मली है कि वो पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट नहीं कर पा रही तो फिर क्या करना है, ही मस्ट ऑब्टेन अ हाई डिग्री ऑफ सर्टेनिटी अबाउट दिस एंड परफॉर्म एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर्स टू ऑब्टेन सफिशिएंट अप्रोप्रिएट और एविडेंस दैट द मिसस्टेटमेंट और डेविएशन डज नॉट अफेक्ट द रेस्ट ऑफ द पॉपुलेशन। अगर ऑडिटर साहब को लगता है कि कोई चीज़ एनॉमली है तो कहता है पहले तो इस पर हाई डिग्री का एविडेंस ले ले, सर्टन हो जाए कि वाकई एनॉमली है, और सेकेंडली ये भी देख रहे हैं कि क्या ये चीज़ बाकी पॉपुलेशन को इफेक्ट तो नहीं करेगी ये मिसस्टेटमेंट। एन एनॉमली इज डिफाइंड का उसने कह दिया एज अ मिसस्टेटमेंट और डेविएशन दैट इज डेमोस्ट्रेबली नॉट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ मिसस्टेटमेंट और डेविएशन इन अ पॉपुलेशन। अच्छा, ये जो स्टैंडर्ड है ना आइजा 500, इसकी प्रैक्टिकल जो है उसे क्या कह सकते हैं, या इवन कॉन्सेप्चुअल टेस्टिंग नहीं आती पेपर में, इसका काइंड ऑफ आपका समझ लें रिप्रोडक्शन का क्वेश्चन नहीं आता है, ठीक है। तो इसलिए ना इसकी वर्डिंग शेडिंग बड़ी ज़रूरी है, जो रेलेवेंट है वो आपको तैयार होनी चाहिए। ओके भाई, लास्ट पे बात आ गई प्रोजेक्टिंग मिसस्टेटमेंट एंड इवैल्यूएटिंग द रिजल्ट्स ऑफ ऑडिट सैम्पलिंग। अब हमने भाई देखो सबसे पहले हमने अप्रोच अपनाई स्टैटिस्टिकल या नॉन स्टैटिस्टिकल या बोथ के साथ चले गए, फिर हम सैम्पल सिलेक्शन मेथड के ऊपर गए, हमने कहा या तो रैंडम कर लो या सिस्टमेटिक कर लो या हैपैजेड कर लो या ब्लॉक सैम्पलिंग कर लो या इसमें से मिक्स सा कुछ निकाल लो। ओके जी, अब आगे बात आ गई कि आइटम्स को सिलेक्ट करने के तरीके, सही है, जो आइटम्स हमने देखनी है कौन कौन सिलेक्ट की, उसमें भी हमने कहा कि भाई हमारे पास 3 मेथड्स आ जाते हैं। एक तो हमारे पास ये आ जाता है कि आप कोई स्पेसिफिक आइटम्स को सिलेक्ट कर लें, ठीक है, या ऑडिट सैम्पलिंग का आ जाता है हमारे पास, या हमारे पास फर्स्ट का नेम क्या था हमारे पास, उसका नेम था कि हम हाँ ऑल आइटम्स को देख लेते हैं, वो तो इवन मतलब है ही नहीं ना सैम्पलिंग, ठीक है। अच्छा, अब वो हमने कर लिया, फिर हमें स्टैंडर्ड्स कहते हैं कि भाईजान जो आपने सैंपल सेलेक्ट किया है वो सारे के सारे सैंपल के ऊपर, सैंपल का सैंपल नहीं लेना, सारे के सारे सैंपल के ऊपर आप करें अप्लाई अपने ऑडिट प्रोसीजर्स। अगर किसी आइटम के ऊपर ऑडिट प्रोसीजर अप्लाई नहीं हो पा रहा, नॉट एप्लीकेबल है, ये नहीं है कि अनएबल टू अप्लाई है, नॉट एप्लीकेबल है, तो फिर आप क्या करो, रिप्लेसमेंट आइटम के ऊपर परफॉर्म कर लो। अच्छा, अब अगर रिप्लेसमेंट आइटम के ऊपर भी नहीं लग रहा तो फिर तो देखें भाई वो एनॉमली है या वो मिसस्टेटमेंट है, या लेट्स से आप अनएबल टू अप्लाई है, मतलब आप अप्लाई कर ही नहीं पा रहे, कोई प्रोसीजर नहीं लग रहा, कोई एविडेंस नहीं मिल रहा, तो फिर आप उसको मिसस्टेटमेंट कंसीडर करें या डेविएशन कंसीडर करें, विच एवर इज एप्लीकेबल देयर, ठीक है। अच्छा, अब ये तो हो गया, अब आगे क्या किया जाए। आगे के लिए भाई वो आपको ये कह रहा है कि एक तो पहले उसकी नेचर्स वगैरह समझें, ठीक है, देखें कि बाकी चीज़ों के ऊपर तो नहीं है उसका असर। अब उसको सारा कुछ कर लिया, अब आपने उसको अगर मिसस्टेटमेंट है तो प्रोजेक्ट करना है। प्रोजेक्ट हमने उस दिन किया था परसों लास्ट लेक्चर में कि आई बिलीव हमने कहा था कि अगर 100 में से 15 आइटम्स के अंदर 30 मिलियन का मसला है, आई बिलीव
ठीक है, तो 100 आइटम्स में से कितने का मसला होगा, हमने इस तरह कुछ निकाली थी और हमने कहा था कोई 184 मिलियन के करीब प्रोजेक्ट हो रहा है कि यार इतना इशू उस पूरी पॉपुलेशन के अंदर निकल सकता है। वरना सैंपल लेने का फ़ायदा नहीं है ना, क्योंकि हम कहते हैं ना सैंपल इज़ अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पॉपुलेशन। तो रिप्रेजेंटेटिव से मुराद है कि भाई जितने % इसके अंदर इशू हैं उतने ही बाकियों के अंदर भी हैं। मिस स्टेटमेंट्स को प्रोजेक्ट किया जाता है। टेस्ट ऑफ कंट्रोल का मैंने उधर भी कहा था, कंट्रोल्स की डेविएशन को प्रोजेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें कौन सी कोई अमाउंट चाहिए, हमें तो परसेंटेज चाहिए। अगर ऐसे हमने 50 ट्रांजेक्शन देखी हैं, 50 कंट्रोल्स देखे हैं, उसमें से 20 कंट्रोल्स वीक हैं, तो सिंपल सी बात है 40% कंट्रोल्स वीक हैं, 60% सही है, तो कंट्रोल इसका आपका कितना है, 40% है। उधर तो अमाउंट चाहिए ही नहीं, इसलिए उधर प्रोजेक्ट करने की ऐसे ज़रूरत नहीं है। तो देखते हैं, द ऑडिटर इज रिक्वायर्ड टू इवैल्यूएट द रिजल्ट्स ऑफ द सैंपल फॉर टेस्ट और डिटेल्स। दिस विल इंक्लूड प्रोजेक्टिंग द मिसस्टेटमेंट फाउंड इन द सैंपल टू द एंटायर पॉपुलेशन। आप उसको एक्स्ट्रापोलेट करके मल्टीप्लाई करके देख लेते हो पूरी पॉपुलेशन में क्या है। वेयर द यूज ऑफ ऑडिट सैम्पलिंग हैज़ प्रोवाइडेड अ रीजनेबल बेसिस फॉर कंक्लूजन्स अबाउट द पॉपुलेशन दैट हैज़ बीन टेस्टेड। If the conclusion is that it has not, then the auditor will need to कंसिडर कैरिंग आउट एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर। अगर आपको लगे कि भाई सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस अभी तक नहीं मिला कि सारी पॉपुलेशन टेस्ट हुई है, मतलब सैंपल टेस्ट हुआ है बेसिकली उसमें से, फिर आप मजीद एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करें। लेकिन अगर आपको तसल्ली है कि भाई जो मैंने सैंपल लिया था उसकी बेस पर मैं पूरी पॉपुलेशन के ऊपर फैसला दे सकता हूं, तो भाई चलो आओ फिर प्रोजेक्ट करो। द ऑडिटर वांट्स टू रीच अ कंक्लूजन अबाउट द पॉपुलेशन as a whole from the results of sample as required above. For test of details, this will mean using the sample results to estimate the likely misstatement. असल में तो नहीं पता ना, 100% तो नहीं हमने देखा, हमने तो देखा थोड़ा। तो भाई वो कहते हैं likely misstatement that exists in the population. This is done by extrapolating the error found in the sample over the whole population. तो हम ये कह सकते हैं कि मिसाल के तौर पे अगर 70 मिलियन में से लेट्स से 5 मिलियन का मसला निकला है, ठीक है, 70 मिलियन थी वो सैंपल जो हमने सेलेक्ट किया था, लेट्स से टोटल सैंपल है 500 मिलियन का, मतलब टोटल पॉपुलेशन है 500 मिलियन की। अगर मैं कहूँगा ये 70 में से 5 का मसला निकला है, तो भाई फिर 500 मिलियन में से कितने का मसला निकला होगा वो मुझे देखना पड़ेगा, ठीक है। तो वो उस हिसाब से मैं इसको, अभी कैलकुलेटर तो नहीं मेरे पास, तो आप इसको एक्स्ट्रापोलेट करके वहाँ पर जा सकते हो। ये इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। द रिजल्ट्स ऑफ टेस्ट ऑफ डिटेल्स ऑन अ सैंपल ऑफ रिसीवेबल बैलेंसेस रिकॉर्डेड एज 2 मिलियन इंडिकेट दैट द करेक्ट बैलेंस शुड बी 1950,000। उसने कहा कि भाई बैलेंस शीट के अंदर 2 मिलियन के रिसीवेबल्स आ रहे हैं, जबकि आपने जो प्रोसीजर्स परफॉर्म किए हैं उसके मुताबिक करेक्ट बैलेंस 1950 होना चाहिए, मतलब 50,000 का आपने जो है सैंपल के अंदर मसला निकाल लिया है। ओके, वो कहते हैं टोटल बैलेंस कितना था, टोटल बैलेंस 10 मिलियन था। टोटल बैलेंस, यही एग्जांपल लेके चलते हैं, टोटल बैलेंस भाईजान कितना है 10 मिलियन का। आपने कितना चेक किया है, आपने किया है 2 मिलियन, सैंपल 2 मिलियन है। मसला कितने का निकला, मसला कितने का निकला, मसला निकला जी 50,000 का, 50,000 रुपये का मसला निकला। ऐसे ही है। अब वो कह रहे हैं कि टोटल पॉपुलेशन 10 मिलियन है, तो उसको एक्स्ट्रापोलेट करें। उसने कहा द मिस स्टेटमेंट इन दिस सैंपल इज 50,000, द मिस स्टेटमेंट रेट इन सैंपल इज इतना। रेट कितना है भाई 50,000 डिवाइडेड बाय 2 मिलियन करें आप, तो ये तकरीबन आपका कितना 2.5% बनता है। हमने कहा कि भाईजान 2 मिलियन में से 2.5% जो है वो क्या है, मिसस्टेटेड है। तो भाईजान 10 मिलियन में से भी फिर 2.5% क्या है, मिसस्टेटेड है। वो कितना बन जाएगा, 2.5 लाख रुपये। सिंपल आई बात समझ कि अगर 2 मिलियन में से 2.5% जो है वो मिसस्टेटेड है, तो सैंपल तो होता ही रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पॉपुलेशन है, तो इसका मतलब पॉपुलेशन ही 2.5% से क्या है, मिसस्टेटेड है। अब ऑब्वियसली ये एस्टिमेटेड अमाउंट है, और हमने अब ये जो फाइनल निकाली है इसको हमने अपनी मटीरियलिटी के साथ देखना है, इन एग्रीगेट भी और इंडिविजुअली भी। सही है, जो आइजा 320 के मुताबिक निकाली थी कि उस तरह मटेरियल बनता है कि नहीं। अब वो कहते हैं द ऑडिटर विल कंपेयर द प्रोजेक्टेड मिसस्टेटमेंट इन द पॉपुलेशन टू हिज प्री सेट टॉलरेबल मिसस्टेटमेंट। पहले तो वो देखेगा कि उसकी अपनी जो प्री सेट टॉलरेबल मिसस्टेटमेंट थी उसके साथ है कि नहीं। अगर वो टॉलरेबल मिसस्टेटमेंट लेट्स से वो कहता है 3 लाख रुपये है, तो फिर तो हम इसको इग्नोर कर देंगे। लेकिन अगर टॉलरेबल मिसस्टेटमेंट इससे कम थी, हमने कहा 2 लाख तक छोड़ेंगे, इससे ऊपर नहीं छोड़ेंगे, तो भाईजान फिर आप इसको कंसिडर करें। ठीक है, लिख के रख लें इसको, फिर इसको देखें इंडिविजुअली या इन एग्रीगेट ये मटेरियल होती है कि नहीं। ठीक है जी।
नीचे उसने लिखा फॉर टेस्ट ऑफ कंट्रोल द सैंपल डेविएशन रेट विल बी द प्रोजेक्टेड डेविएशन रेट फॉर द होल पॉपुलेशन एंड अनएक्सपेक्टेडली हाई सैंपल डेविएशन रेट में कॉज द ऑडिटर टू रिव्यू द असेस्ड रिस्क ऑफ मिसस्टेटमेंट एंड देयरफॉर इंक्रीज द एक्सटेंट ऑफ टेस्ट ऑफ डिटेल्स टू बी परफॉर्म। उसने कहा कि भाई यहाँ पर तो हमने ये परसेंटेज वगैरह लगा के मल्टीप्लाई करा के एक्स्ट्रापोलेट करके अमाउंट निकाली है, लेकिन टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स के अंदर कोई अमाउंट निकालने की जरूरत नहीं है। जितने परसेंट कंट्रोल्स वीक हैं उतने ही पूरी की पूरी पॉपुलेशन के कंट्रोल्स वीक होते हैं, ठीक है। हाँ, लेकिन वो कह रहा है कि अगर कंट्रोल्स के अंदर बहुत सिग्निफिकेंट रेट ऑफ डेविएशन आ गया है, बहुत हैवी किस्म का कंट्रोल रिस्क मौजूद है, तो फिर आप ज़रा दोबारा या तो आप उसकी रिस्क असेसमेंट दोबारा कर लें या फिर आप सब्सटेंटिव के ऊपर ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि यू कैन नॉट रिलाई ऑन दीज कंट्रोल्स, क्योंकि ये सिग्निफिकेंटली वीक है, ठीक है भाई। तो ये आपका ऑडिट सैम्पलिंग का एंड हो गया। किसी भी तरह का कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज़ मोर देन वेलकम। 3 स्टैंडर्ड्स हमने इसमें पढ़े हैं आई गेस। आइजा 500 ऑडिट एविडेंस का स्टैंडर्ड पढ़ा है। ऑडिट एविडेंस क्या होता है, सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस क्या है, फिर 7 प्रोसीजर्स, बड़े याद रखने वाली वो चीज़ है, ठीक है। वो नहीं याद होंगे कुछ भी नहीं आगे होना भाई, मैं बता रहा हूँ ये, क्योंकि उन 7 प्रोसीजर्स में से ही हमने लगाते रहना है एजर्शंस के ऊपर। तो एजर्शंस भी याद होना ज़रूरी है, 7 प्रोसीजर्स याद होना बहुत ज़रूरी है। इनका मतलब असल में ज़्यादा ज़रूरी है पता होना। अच्छा, फिर हम आए आइजा 230 ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन के अंदर। उसके अंदर हमने मेन बात पढ़ी कि जी ऑडिट फाइलिंग वगैरह होनी चाहिए, टाइमली फाइलिंग उसकी होनी चाहिए। ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन में आपके ऑडिट प्रोसीजर्स आ जाएंगे, आपके एविडेंस ऑब्टेन आ जाएंगे, आपके कंक्लूजन्स आपने कौन से बनाए हैं वो आ जाएंगे, ओपिनियन ओवरऑल आ जाएगा। फिर वो उसमें है कि जी आपने फाइल ऑडिट रिपोर्ट के 60 दिन के अंदर अंदर बना के रख देनी है, अनलेस कोई बहुत बड़ी कोई रीज़न हो फिर आप उसको चेंज कर सकते हैं, लेकिन उस चेंज का भी आपने पूरी रीजनिंग वगैरह लिखनी है और किसने रिव्यू किया उस चेंज को, किसने चेंज किया, वो सारा कुछ आपने लिखना है। और इस फाइल को आपने 5 साल के लिए, ऑडिट रिपोर्ट से 5 साल के लिए आपने इसको संभाल के रख देना है। उसके बाद आप इसको आग लगा सकते हैं, जो मर्जी करें, ठीक है जी। फिर हम आगे आइजा 530 ऑडिट सैम्पलिंग के ऊपर। तो हमें पता लगा कि भाई सैम्पलिंग क्यों ज़रूरी है और सैम्पलिंग के अंदर किन किन चीज़ों को हमने कंसीडर करना है। सैम्पलिंग रिस्क क्या होता है, हमारी प्रोजेक्टेड मिसस्टेटमेंट्स क्या हैं, टॉलरेबल रेट ऑफ डेविएशन, टॉलरेबल मिसस्टेटमेंट्स क्या हैं, सैम्पलिंग टेक्निक्स क्या हैं, सैम्पलिंग मेथड्स क्या हैं, सिलेक्शन आइटम सिलेक्शन के मेथड्स क्या हैं, सारा कुछ हमने देखा है, ठीक है। तो मिलते हैं फिर इंशाल्लाह कल। टिल देन टेक केयर, अल्लाह।